मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन क्लास 10th का केमिस्ट्री का लेसन अपने कर रहे हैं। उसके अंदर हमने जो बैलेंसिंग इक्वेशन है वो कर चुके हैं। उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन में हमने हीट के द्वारा जो डीकंपोजिशन होता है वो कर लिया है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो भी हम कर चुके हैं। आज का जो टाइप है थर्ड नंबर जो इक्वेशन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। किस तरीके से? जैसे मैंने यहाँ CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस है Fe लिया है और क्या हो जाएगा FeSO4 प्लस क्या हो जाएगा Cu, यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस यहाँ आयरन Fe लिखा है मैंने Fe आयरन है। और आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये आयरन जो है इस कॉपर को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, इसको यहां से हटा देता है। तो कॉपर अलग हो गया, आयरन जो है वो Fe की जगह यहाँ Fe जो है वो Cu की जगह आ गया है और क्या बन गया है? FeSO4। इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। शुरू में इसका कलर है वो ब्लू था और आयरन सल्फेट बनते ही इसका कलर ग्रीन हो जाता है। होता क्या है इसके अंदर? एक हमने बीकर लिया है, इस तरीके से बीकर ले लिया, बीकर के अंदर हमने आयरन सल्फेट डाल दिया, CuSO4 डाला है, कॉपर सल्फेट डाल दिया CuSO4 और वाटर इसमें डिसॉल्व करके ब्लू कलर का सॉल्यूशन बना दिया। अब हमने इसमें एक आयरन नेल डाल दी यानी Fe डाल दिया और धीरे धीरे लगभग 2-3 आवर के बाद हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां से आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया और खुद जो आयरन है वो कॉपर की जगह आके FeSO4 का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, यानी हाई रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम यहाँ जिंक भी ले सकते हैं और अगर हम CuSO4 प्लस हम जिंक ले लें तो भी क्या हो जाएगा? ZnSO4 क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस क्या हो जाएगा? Cu। जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कॉपर से, तो इसे वो इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। और रिएक्शन है FeSO4 प्लस जिंक। अब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से। आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो लेसन नंबर 3 जो है केमिस्ट्री का क्लास 10th के अंदर मेटल एंड नॉन मेटल, उसके अंदर एक रिएक्टिविटी सीरीज है, उसके अंदर हमें पता लगेगा कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ आयरन जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है किससे? जिंक से। क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस क्या हो जाएगा? Fe। यानी जिंक ने आयरन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हमारी क्या हो गई? पूरी हो गई। इसके बाद आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं, नंबर 4 जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया AgNO3 प्लस क्या होगा? AgNO3 प्लस हो जाएगा, अगर
इसका AgNO3 की बजाय मैं कोई और एग्जाम्पल लूं, मैंने ले लिया कि NaCl प्लस AgNO3 यानी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड और क्या है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो अब Na है वो सिल्वर की जगह आ जाएगा और सिल्वर जो है वो Na की जगह आ जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। सोडियम है वो सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा और सिल्वर जो है वो सोडियम के जगह पे आ जाएगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। इसलिए दोनों मेटल एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा AgCl प्लस क्या हो जाएगा, NaNO3। AgCl का मतलब है सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 का मतलब है सोडियम नाइट्रेट। क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट भी बनता है, व्हाइट PPT लिखेंगे, किसका, सिल्वर क्लोराइड का। अब प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। प्रेसिपिटेट रिएक्शन किसे कहा जाता है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई अनडिजॉल्व सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, जो कलरफुल भी हो सकता है और व्हाइट कलर का भी हो सकता है, उसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। वो जो बनने वाली चीज है वो गाढ़ी होती है, कर्ड लाइक सब्सटेंस होता है, उसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काफी ज्यादा हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन की फॉर्म में भी इन्हें हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये किसका एग्जाम्पल हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो हमने पहले पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरी बार जो है वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर सोडियम ने सिल्वर को, सिल्वर की जगह आ गया, सिल्वर जो है वो सोडियम की जगह आ गया और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दें और यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन जो है वो हो गया है। ठीक, सेकंड एग्जांपल इसका है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो बेरियम और सोडियम एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, सोडियम बेरियम की जगह आ जाएगा, बेरियम सोडियम की जगह चला जाएगा, तो Na इधर आ गया, क्या बन गया, NaCl। बैलेंस कर देंगे, NaCl हो गया और Ba जो है वो यहाँ आ गया, BaSO4 बेरियम सल्फेट। यहाँ भी बेरियम सल्फेट का कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन, दोनों रिएक्शनों को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और साथ में प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर अपने बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहा जाता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट या एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं नंबर 1 दे रहा हूं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या हो जाएगा, H2O। इसको हमने मिला दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हमारा जो बीकर है वो गर्म हो जाएगा। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर इवॉल्व हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पहला एग्जांपल हमने लिया है कि कैल्शियम ऑक्साइड और ये वाटर है। कैल्शियम ऑक्साइड जो व्हाइट वॉशिंग के काम में आती है, चूना जिसे कहते हैं, वो
हमने पानी में डाला और एक बीकर में लेके डाला, तो बीकर है वो गर्म हो गया, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर हीट है वो बाहर रिलीज होती है, इसलिए इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन की इक्वेशन C6H12O6 प्लस क्या हो जाएगा O2 हो जाएगा, और यहाँ क्या रिलीज होगी CO2 प्लस क्या होगा H2O, और क्या रिलीज होगी एनर्जी। तो इसको बैलेंस करेंगे हम, इस तरीके से हमने बैलेंस कर दी इसको। तो ग्लूकोज है और ग्लूकोज पे जब ऑक्सीजन जाके हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन उससे रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है, और इसीलिए रेस्पिरेशन जो है वो एक क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन बहुत बार पूछी हुई है। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, हमें ये रिएक्शन देनी पड़ेगी और साथ में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होके और एनर्जी जो है वो क्या होती है रिलीज होती है, इसलिए रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दो एग्जांपल हम लोग याद करेंगे, उसके बाद जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो हम करने वाले हैं। एक्सोथर्मिक के बाद आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो डेफिनेशन है कि हमें इस इक्वेशन को करने के लिए, ऐसी रिएक्शनों को करने के लिए हीट देनी पड़ती है। हीट जब उनमें अंदर जाती है तभी वो रिएक्शन पॉसिबल हो पाती हैं, इसलिए उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है, एंडोथर्मिक के अंदर हमें हीट देनी पड़ती है। तो एंडोथर्मिक के अंदर हम हीट के द्वारा जो डीकंपोजिशन इक्वेशंस हैं वो हम यहाँ दे सकते हैं। जैसे हीट के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमने हीट दे दी है तो क्या बन जाएगा CaO प्लस क्या हो जाएगा CO2, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी तो ये डीकंपोज हो गया। यहाँ हमने हीट दी है, इवोल्व नहीं हुई है, हीट इंट्रोड्यूस है, और तभी ये डीकंपोज, तभी रिएक्शन पूरी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट का डीकंपोजिशन होता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट दी जाती है उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल इसका लिख सकते हैं, FeSO4 का डीकंपोजिशन, अगर हमने इसे हीट दे दी तो क्या बन जाएगा Fe2O3 SO2 और क्या बन जाएगा SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। तो ये दोनों रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं और यहाँ हम एंडोथर्मिक की फॉर्म में इन रिएक्शन को लिख सकते हैं। फिर जो लास्ट इक्वेशन का पार्ट है वो आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखें ऑक्सीडेशन किसे कहा जाता है, ऑक्सीडेशन क्या है, तो हम यहाँ लिख देंगे ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है। अगर वहां ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन है उस रिएक्शन के अंदर, तो हाइड्रोजन का देखेंगे, हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन कहलाता है। दोबारा से फिर से देखें, या तो ऑक्सीजन है वो ऐड हो रही है उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, ऑक्सीजन नहीं है वहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर उसमें से निकलेगी तो उसे हम क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसी तरीके से रिडक्शन इसका उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है और हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है रिडक्शन कहलाता है। एक बार हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही हम एग्जाम्पल करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऐड होना और रिडक्शन ऑक्सीजन का निकलना, और ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है हाइड्रोजन का रिमूव होना,
और रिडक्शन हाइड्रोजन का ऐड होना। ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, वैसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हम रिडॉक्स का मतलब क्या है? रिड का रिडक्शन हो गया और ऑक्स का ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, दोनों एक ही इक्वेशन में होते हैं, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन का अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे मैंने ये कहा CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस क्या होगा H2, तो क्या हो जाएगा Cu प्लस H2O। तो अब हमें ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना है, तो वो इन दोनों में से ही होंगे, रिएक्टेंट में से ही पॉसिबिलिटी है कि वो हों। प्रोडक्ट को ओनली हम देखेंगे। जैसे मैंने CuO को ले लिया, यहां पहुंचा, Cu यहां है, यहां भी है, यहां ऑक्सीजन ऐड है, यहां ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो हम लिखेंगे कि CuO का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। CuO का रिडक्शन है। अब हाइड्रोजन में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमने रिएक्टेंट में से लिखने हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रोडक्ट को देखना है। अब रिडक्शन किसका हो रहा है? Cu का नहीं हो रहा, CuO का हो रहा है। ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन है, उसके अंदर अगर हम बात करें, अनदर एग्जांपल में एक और हाइड्रोजन का हमने एग्जांपल लिया है, H2S है। H2S में H यहां देखें, सॉरी ये H2S में S रह गया ओनली, इस तरीके से, यानी हाइड्रोजन निकल रहा है। हाइड्रोजन का निकलना क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इसी तरीके से क्लोरीन है, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो क्लोरीन का क्या होगा? रिडक्शन होगा। अगर मैं यहां कहूं ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन किसका हो गया? H2S का। और रिडक्शन किसका हो गया? Cl2 का हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कौन सा है? जो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करा रहा है। जैसे Cl2 है, ये हाइड्रोजन को अपने साथ लेके जा रहा है। अगर Cl2 नहीं होता तो क्या S का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो पाता? नहीं हो पाता। तो Cl2 है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? रिड्यूसिंग एजेंट जो कि रिडक्शन, जिसका रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन है वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो एक बार फिर से अपने इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? H2S का, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। और जो दूसरा है रिडक्शन किसका हो रहा है? क्लोरीन का, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन लिख दिया, रिडक्शन लिख दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ क्लोरीन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन क्यों है? क्योंकि अगर H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसमें से हाइड्रोजन निकला है। हाइड्रोजन निकल के गया कहाँ है? ऐड किसके साथ हुआ है? क्लोरीन। यानी क्लोरीन ने हाइड्रोजन लिया है, तो यहाँ हाइड्रोजन लेने वाला है वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव्ड है। रिमूव्ड क्यों है? क्योंकि क्लोरीन इसको अपने साथ ले रहा है।
इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, H2S है। H2S क्यों है, क्योंकि इसने रिडक्शन किया है। किस तरीके से, किसका रिडक्शन हुआ है, क्लोरीन का। क्लोरीन का रिडक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हुआ है। हाइड्रोजन क्लोरीन को किसने प्रोवाइड कराया है, H2S ने। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ट्रिक की बात करें तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको अगर आ जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ट्रिक की फॉर्म में लिखना हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा रिडक्शन वाला होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा ऑक्सीडेशन वाला होगा। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन और क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और रिडॉक्स रिएक्शन है वो हमारी इस तरीके से एक ऑक्सीजन वाली और एक हाइड्रोजन वाली एग्जाम्पल हमने कर लिया है। अगर मैं एक एग्जाम्पल और करूं, MnO2 प्लस HCl क्या हो जाएगा, MnCl2 प्लस क्या हो जाएगा, H2। तो MnO2 है, वहां Mn रह रहा है यानी O रिमूव हो रहा है, तो इसका हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। और इसका, इसके हाइड्रोजन, इसमें से हाइड्रोजन निकला है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हम यहाँ लिख देंगे कि ऑक्सीडेशन कौन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन जो है वो HCl का हुआ है। रिडक्शन जो है वो किसका हुआ है, MnO2 का हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा रिडक्शन वाला होगा यानी MnO2 होगा। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन होगा, ऑक्सीडेशन वाला होगा। तो इस तरीके से इस एग्जांपल से पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब इस लेसन के अंदर बिल्कुल लास्ट टॉपिक है वो रहता है, वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी का मतलब है फैट फ्राइड फूड का अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो उसमें से स्मेल आने लगती है। जैसे चिप्स, भुजिया, इनको हम ओपन करके छोड़ दें तो कुछ दिनों के बाद इसमें से स्मेल आती है, क्योंकि ये फैट फ्राइड फूड है। इनका ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन जो है उनसे रिएक्शन कर लेती है और ऑक्सीजन रिएक्शन करने के बाद इसमें से इनका ऑक्सीडेशन हो गया, इससे उनमें स्मेल आने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। अब रेंसिडिटी जो है उसको बच कैसे सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। नाइट्रोजन फिल कर दें उनमें, नाइट्रोजन गैस, अगर हम नाइट्रोजन गैस उनके अंदर फिल कर देंगे यानी उनके पैकिंग के अंदर, जैसे चिप्स वगैरह अपने लाते हैं तो उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल होती है। नाइट्रोजन गैस है ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या है, ऑक्सीजन को चिप्स से रिएक्शन करने नहीं देती, उसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो चिप्स से अगर ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करेगी तो उसके अंदर स्मेल नहीं आएगी, यानी वो रेंसिडिटी से प्रोटेक्ट हो जाएगी। नंबर 2, एयर टाइट पैकेट के अंदर भर सकते हैं, एयर टाइट कर दें अपने फैट फ्राइड फूड को तो भी वो रेंसिडिटी से बच जाएगी। रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दें तो भी वो रेंसिडिटी से बच जाएगी। नंबर 4 है, अगर हम उसे सनलाइट से दूर रखें, सनलाइट के अंदर रखने से फैट वाली चीज है उनका ऑक्सीडेशन फास्ट होता है और उनमें स्मेल आने लगती है, यानी सनलाइट से अगर दूर करेंगे तो भी वो रेंसिडिटी से बच सकती हैं। तो ये रेंसिडिटी, फैट फ्राइड फूड का ऑक्सीडेशन होके स्मेल आना, रेंसिडिटी, और ये 4-5 मेथड्स हैं, इनसे हम रेंसिडिटी से बच सकते हैं। फिर आता है लास्ट टॉपिक इस लेसन का, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन क्या है, कोरोजन का मतलब है मेटल का ऑक्सीडेशन होके डिग्रेड होना, धीरे धीरे खत्म हो जाना, क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। एक बार फिर से, मेटल का
ऑक्सीडेशन होके ऑक्सीजन से रिएक्शन करके डिग्रेड होना कोरोजन कहलाता है। और कोरोजन के अंदर एक एग्जांपल जो कॉमन देखते हैं अपने, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर रस्ट होना, लोहे में जंग लगना, रस्ट आना, वो किसका एग्जाम्पल है? कोरोजन का एग्जाम्पल है। जब कोई भी आयरन की थिंग्स हैं वो ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं, साथ में थोड़ा मॉइस्चर भी होना चाहिए, इससे वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाती हैं, उसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन ऑफ आयरन कहते हैं। इससे बचने के लिए हम उस पे पेंट कर देते हैं, पेंट एक लेयर बना लेता है जिससे वहां ऑक्सीजन नहीं जा पाती और आयरन जो है वो कोरोड नहीं होता। उस पे ग्रीस लगा सकते हैं, ग्रीस से भी ऑक्सीडेशन नहीं होता। अगर हम उसको दूसरे मेटल मिला दें, एलोइंग करना कहते हैं, एलोय करने से भी वो रस्टिंग से बच जाता है। इसके अलावा हम उस पे जिंक की लेयर चढ़ा दें, जिंक की लेयर आयरन पे चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। इस तरीके से 4 या 5 मेथड से हम आयरन को रस्ट से बचा सकते हैं। तो ये क्या था हमारा पहला लेसन केमिस्ट्री का, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन क्या हो गया, पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।